अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट यह है कि कराची 50% कच्ची आबादी की शक्ल में चला गया है, तो वो बिल्कुल ठीक उनकी रिपोर्ट है। तो 3.5-4 करोड़ के लिए आपके पास ना रहने के लिए घर है, तो फिर ये कच्ची आबादियाँ ही बननी है और फाइलों को पहिए लगाने पड़ते हैं। हमारी जो पैसा इकनॉमी में आने चाहिए वो इकनॉमी में आने के बजाय किसी ख़ास लोगों की जेबों में जा रहा है। मुझे लगता है जो इदारों की ज़िम्मेदारी होती है ना, उन्होंने वो काम करना छोड़ दिया है कि 60 और 80 गज से लेके जो है वो 399 गज का जो प्लॉट होता है उसके ऊपर आप ग्राउंड+2 बना सकते हैं, उससे ऊपर की तामीरात नहीं कर सकते। लॉ में लिखा हुआ है। तो आबाद की जो एसोसिएशन है उसने कभी गवर्नमेंट से या किसी अथॉरिटीज़ से ये बात की है कि भाई सिस्टम ख़त्म होना चाहिए? हमारा प्लेटफॉर्म हम आबाद कभी भी नहीं चाहेगी कि हमें कहीं पैसे दे के कहीं से किसी सिस्टम के ज़रिए हम अपने बिज़नेस को प्रमोट करें, जिसमें बिलियंस ऑफ मनीज़ लोगों से लेके आम आदमी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और उसको जो है ना वो प्लॉट्स 25-25, 30-30 साल में नहीं मिल रहे हैं। चीज़ें इतनी महंगी हो रही हैं कि आम आदमी की एक्सेस से दूर होती जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सईद अतहर बिलाल और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट। हम सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं कराची, जो तामीर भी है और इन्हिदाम भी। कराची जो वादा भी है और फ्रॉड भी। कराची जहां प्रॉपर्टी ख़रीदने वाले भी परेशान हैं और बिल्डर्स भी तंग हैं। आइए हम अपनी उस पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं जो इससे पहले आपने देखा था। सैयद अफजल हमीद साहब, इंतहाई ज़बरदस्त शख्सियत जिन्होंने कराची को खोल के रख दिया है, कराची के मसाइल को खोल के रख दिया है। उनसे हम शुरू करते हैं डिस्कशन। सैयद अफजल हमीद साहब एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिज़नेस टाइकून ने एक ऑन एयर प्रोग्राम के अंदर ये कहा कि फ़ाइलों को पहिए लगाने पड़ते हैं पाकिस्तान के अंदर, और बहुत बड़ा तनाज़ा भी खड़ा हुआ। आप क्या समझते हैं आबाद के सीनियर वाइस चेयरमैन की हैसियत से? देखिए, उन्होंने बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ठीक बात की है, इससे तो इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। और ये काम पहले तो सिर्फ़ फ़ाइलों को आगे बढ़ाने तक था, और मैं समझता हूँ टेबल टू टेबल भी इसको कहा जा सकता है लेकिन ये काम फिर कुछ गुज़िश्ता मैं समझता हूँ कि 20 सालों में ना बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म और ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ा है, जिसको सिस्टम का भी नाम दिया गया है। यानी कि अगर आप कराची की सतह तक देखें, पूरे पाकिस्तान में तो ये सिस्टम की तरह नहीं होता, वो उसी तरह होता है जैसे वो टाइकॉन ने कहा कि जो है ना पहिए लगाने पड़ते हैं। लेकिन कराची में तो ये बाकायदा एक सिस्टम का नाम दे दिया गया, और सिस्टम का मतलब यह है कि आप किसी एक आदमी से कोई डील करें, और वो जो मैंने अभी बहुत सारे आपको प्रोसेस और बताया प्रोसीजर्स जो थे, उसके लिए वो साहब आपको पूरा काम जो है ना करा के देते हैं। बुनियादी तौर पे तो ये हुकूमत का काम है कि वो एक ऐसी वन विंडो बनाए, जैसे आपने शायद सवाल में भी मुझसे पूछा था कि सिर्फ़ मैं या पाकिस्तान में रहने वाला आदमी नहीं, पूरे दुनिया से अगर कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान आता है, वो कराची में इस बिज़नेस को में आना चाहता है, तो उसको वन विंडो फैसिलिटी मिले। अगर वो एयरपोर्ट पे उतरे और उससे मुतालिक इस बिज़नेस से मुतालिक जब वो यहाँ आए, तो एक आदमी उसको तमाम मराइल से जो गुज़रना होता है, ये एक पॉजिटिव काम है। उसको हमने एक नेगेटिविटी की तरफ ले गए, उसको एक मनफी अंदाज में हमने किया, बजाय मस्बत अंदाज में करने के कि सिस्टम में एक आदमी ज़िम्मेदारी लेता है, वो आपके साथ पैसे तय करता है, और उस पैसे तय करने के बाद वो तमाम इदारों से वो NOCs लेकर आपको देता है। तो ये बहुत गलत काम है, और ये बिल्कुल सही निशानदेही की थी उस वक्त आपकी। चूँकि आप तो इस बिज़नेस में बहुत पुराना पर्सनली भी कर रहे हैं और आबाद एसोसिएशन, तो आबाद की जो एसोसिएशन है वो उसने कभी गवर्नमेंट से या किसी अथॉरिटीज़ से ये बात की है कि भाई सिस्टम ख़त्म होना चाहिए ताकि आम आदमी को भी फ़ायदा और आप लोगों का बिज़नेस भी ठीक चले? जी बिल्कुल, हम तो हमेशा और हर वक्त इस बात को करते रहते हैं, और जितने भी ताकतवर तबके हैं हमारे यहाँ, और जहाँ जहाँ फ़ैसले होते हैं, और मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ हमारे यहाँ ताकतवर हल्के रहे हैं, हम हर जगह इस बात को करते हैं। और ये सारी बातें आप भी सुनते रहते होंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के ज़रिए हमारी उन मीटिंग्स का अहवाल भी सुनते होंगे। फिर उसके बाद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या जो उन सूबों के ज़िम्मेदार हैं या स्टेट्स जो, वो भी फिर उन्हीं हवालों से हमसे मिलते भी हैं। और हम तो ज़ाहिर है, हम में से तो कोई भी बिज़नेसमैन ये नहीं चाहेगा, या हमारा प्लेटफॉर्म, हम आबाद कभी भी नहीं चाहेगी कि हमें कहीं पैसे दे के कहीं से किसी सिस्टम के ज़रिए हम
हम अपने बिज़नेस को प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं, किसी प्रोजेक्ट की एनओसी लेने के लिए हमें उस काम का हिस्सा बनना पड़े, हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि, क्योंकि देखें ये जो बिज़नेस है ना, ये किसी एक आदमी पे ख़त्म नहीं होता, ये नस्ल दर नस्ल चलते हैं, नई जनरेशन्स आती हैं। तो और आपको पता है कि आज की जो नौजवान नस्ल है, जो अब जो नई जनरेशन आ रही है किसी भी बिज़नेस में और हमारे बिज़नेस में, वो तो नहीं चाहती कि हम ऐसे किसी काम का हिस्सा बने, क्योंकि उनमें से अक्सरियत आपको पता है कि बाहर से पढ़ के आते हैं बच्चे। जिन मुल्कों से पढ़ के आते हैं वहाँ इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है। वो बच्चे स्ट्रेट सीधा कारोबार करना चाहते हैं, बिज़नेस में रहना चाहते हैं, इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हम में से तो कोई भी ख्वाहिश नहीं रखता कि इस तरह के किसी काम का हिस्सा बने। ये बड़ी अहम, मतलब मेरे लिए बड़ी चौंकाने वाली बात है। मैं समझा था कि आप डिनाई कर देंगे। दो बातों को आपने आबाद एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन ने कहा, एक तो बिज़नेस टाइकॉन की बात को उन्होंने कहा कि यस ऐसा होता है, और दूसरा सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है, और हम न्यूज़ पेपर्स वगैरह में पढ़ते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि सिस्टम की वजह से दो किस्म के नुकसान हो रहे हैं? एक तो मुल्क की इकनॉमी जो जानी चाहिए थी, बीच में ड्रेनेज हो रहा है, या बीच में दरमियान में कहीं और जा रहा है, और दूसरा वो चीज़ें इतनी महंगी हो रही हैं कि आम आदमी की एक्सेस से दूर होती जा रही हैं। तो ये दोनों नुकसान। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, ये दोनों सवालात आपके बिल्कुल ठीक बात आपने की है। सबसे बड़ा नुकसान तो इसको यही है कि हमारी जो पैसा इकनॉमी में आने चाहिए वो इकनॉमी में आने के बजाय किसी ख़ास लोगों की जेबों में जा रहा है। अच्छा, फिर वो पैसा उनकी जेब में जाने के बाद भी पाकिस्तान की इकनॉमी में नहीं आता, वो पैसा पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। इस तरह के जितने लोग भी इसके अंदर, ज़ाहिर है ये कोई एक फ़र्द नहीं है, उसमें सियासी लोग भी हैं, उसमें इदारों से मुताल्लिक़ लोग भी हैं, ये गठजोड़ है उनका, और ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इस पैसे को पाकिस्तान से बाहर लेके चले जाते हैं। बिज़नेसमैन कभी भी अपने पैसे को बाहर नहीं लेके जाता। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये मईशत को नुकसान इससे पहुँचता है। और दूसरी बात जो आपने की है कि माशी तौर पे भी इसके नुकसानात हैं, और दूसरी बात आम जब ज़ाहिर है कि वो जो वहाँ पे वो पैसे जब इन्वॉल्व होते हैं सिस्टम में जाते हैं, वो आप ही के ऊपर, यानी कि जब कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन होता है वो पैसे उसी ही का हिस्सा बन जाते हैं। यानी कि वो चीज़ अगर आज 10 रुपए की थी तो वो आपको 12 रुपए की मिल रही होगी, क्योंकि वो पैसे उसके अंदर। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये इसके नतीजे में दोनों किस्म के नुकसानात होते हैं। सही। अच्छा, हम अभी रिसेंटली हमने लियारी के अंदर और फिर रणछोड़ लाइन के अंदर बिल्डिंग गिरने के वाक़यात देखे, और बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि एक ऐसा शहर वहाँ बिल्डिंगें गिर जाती हैं, और मेरी इत्तलात के मुताबिक आपकी इसमें काफ़ी एक्सपर्टीज़ भी हैं। तो इसका मतलब क्यों गिरती हैं, इसको रोकने वाला, चेक करने वाला, और इस तरह की कितनी बिल्डिंगें हैं कराची के अंदर, क्या सिलसिला है इसका? आपने बड़े हसास मौजू को छेड़ा है, और मुझे लगता है कि शायद 2 हफ़्ते पहले की बात है ये, आज ही के दिन यानी जुमे ही के दिन का वाक़या है। और कितने सारे लोगों की जानें चली गई हैं उसके जी। इसमें मैं ख़ुद यानी कि तकरीबन कोई 5 साढ़े 5 बजे के करीब उस हादसे की जगह पे मौजूद था, और हम वहाँ पे पहुँच गए थे और हमने वहाँ सूरत हाल को देखा है। बात यह है कि ये जो बिल्डिंग्स गिरने का जो मामला है, ये डेंजरस बिल्डिंग है, और इसमें कुछ मोस्ट डेंजरस भी हैं। और ये बिल्डिंग का अगर मैं आपको कहूँ, और ये सिर्फ हादसा नहीं है, ये सानिया है, और आप हैरान होंगे और हैरत ज़दा भी होंगे कि ये इस बिल्डिंग को ना जर्क आया है सुबह कुछ 6 साढ़े 6 बजे पहले। लियारी वाली बिल्डिंग? जी, लियारी बगदादी कहलाती है जगह। इसको पहला जर्क आया है सुबह 6 साढ़े 6 बजे, यानी कि जिस वक्त बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं। उसके बाद इसको सेकंड जर्क आया 9 साढ़े 9 बजे, और इसको जब उस वक्त उसमें से कोई एक फैमिली या 2 फैमिलीज निकल के चली गई हैं। अच्छा, मतलब उनको अंदाज़ा हो गया गड़बड़ है। ज़ाहिर है जर्क आया तो पूरी बिल्डिंग हिलती है। उसके बाद 10:30 बजे ये ज़मीन बोस हुई है, ये बिल्डिंग पूरी गिर गई है। और जिस वक्त हम वहाँ पहुँचे हैं तो उस वक्त तकरीबन कोई 11 के करीब लोगों को निकाला जा चुका था, जो कि ज़िंदा थे, लेकिन शदीद जो है ना वो ज़ख्मी थे, और 8 के करीब जो है ना वो बॉडीज़ जो है ना वो निकाली गई थी। और ये ज़मीन का कुछ हिस्सा नहीं गिरा था, बल्कि ये ज़मीन पूरी की पूरी जो है ज़मीन बोस हो गई थी, जो कि 5 मंजिला इमारत थी। और जब हम वहाँ थे तो जब लोगों से, वहाँ मौजूद लोगों से जो कि अतराफ़ के रहायशी थे, तो उनसे जब बात हुई तो हमें ये था कि तकरीबन कोई 30 के करीब लोग इस वक्त वहाँ अंदर मौजूद हैं। अच्छा जी। और उस वक्त भी बड़ी दुख की सूरत हाल थी कि वो मशीनरी वहाँ नहीं थी जो होनी चाहिए।
वहाँ पे रोशनी का वो नहीं थी कि जो लाइट्स वहाँ होनी चाहिए, कि ज़ाहिर है कि ये जितना भी काम था वो चलना था 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और उसके बाद कोई भी ज़िंदा हालत में उस ज़मीन से बाहर नहीं आ सका। और जैसा जैसे वक्त बढ़ता गया उसके साथ साथ वो कैजुअल्टीज़ जो हुई थी वो वहाँ और आप लोग लाशों की शक्ल ऑब्जर्वेशन में वहाँ पे मौजूद रहे, हम वहाँ रात तक मौजूद थे और हम चाह रहे थे कि उस सारी चीज़ों को मतलब उसमें शामिल हों, उसका हिस्सा बने। अच्छा, ये जो बिल्डिंग्स है ना, ये पहली बात तो ये समझ लें कि ये बिल्डिंग्स किसी बिल्डर और किसी अप्रूव्ड लाइसेंस बिल्डर की बनाई हुई नहीं है। ये इस तरह की जो बिल्डिंग है जिनकी तादाद कराची में के थ्रू चल रही होती है जी, ये बिल्डिंग्स भी कराची में जो आइडेंटिफाई हुई हैं वो तकरीबन 588 बिल्डिंग है। Oh my God. अच्छा, इस 588 बिल्डिंग्स में जो काफ़ी बड़ी तादाद उन बिल्डिंग्स की है जो कि 50 साल 60 साल 70 साल उनको बने हुए हो गए हैं, तो वो तो ज़ाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता एक डेंजरस की शक्ल में आ जाती हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ने अपनी ज़िम्मेदारी इस तरह में की कि उन्होंने उनको नोटिस ज़रूर किए, लेकिन सिर्फ नोटिस करने से जो है ना ये काम मुकम्मल नहीं होता। उसके लिए आपको एक पूरा एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, वहाँ पे भी सिस्टम लाने की ज़रूरत है, उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। उसका तरीक़ेकार ये है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को साथ मिला के, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है, उस इदारे के वज़ीर की ज़िम्मेदारी है, उसके अलावा पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि उस बिल्डिंग को ख़ाली कराना। फिर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उन लोगों को अल्टरनेट देना ताकि इस तरह के हादसात रोनुमा ना हो और पेश ना आए। बहरहाल ये जब बिल्डिंग हुई इसके बाद थोड़ा सा एहसास पैदा हुआ, कोई मीडिया ने भी इसको बहुत हाईलाइट किया, और फिर इसके नतीजे में जो है ना कोई कमेटीज़ फॉर्म की हुई, चीफ़ मिनिस्टर ने कमेटीज़ फॉर्म की। अब इस ये जो जितनी भी डेंजरस बिल्डिंग है इनको दोबारा से सर्वे किया जा रहा है। इसमें फिर आबाद भी शामिल है, इसमें PKP शामिल है, इसमें इंजीनियरिंग काउंसिल शामिल है, और तमाम जो है ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल भी शामिल है। और इसके बाद अब ये डे टू डे अब तक जो है वो तकरीबन समझ लें कि लास्ट मीटिंग में मैं भी मौजूद था तो कोई 29 बिल्डिंग्स खाली कराई जा चुकी थी पहले मरहले की, कोई 51 बिल्डिंग्स थी। तो अब ये काम वीकली और रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्डिंग्स खाली होंगी, मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी भी हो सकें। और इसके लिए एक अल्टरनेट, इसके लिए पॉलिसी भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी बनाई जा रही है। इस कमेटी को इस वक्त जो है वो नोटिफाई किया है वज़ीर आला ने, और वज़ीर बल्दियात की निगरानी में ये तमाम लोग जो है ना, जैसे मैंने बताया कि आबाद, PKP, इंजीनियरिंग काउंसिल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर, ये सारे लोग इस काम को कर रहे हैं। और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर्स के लेवल पे सब कमेटीज़ बना के इनके सर्वे भी शुरू हुए हैं, लेकिन इसमें और ज़्यादा इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और अब मैं आता हूँ आपकी इसी सवाल के एक दूसरे हिस्से की तरफ जो कि बहुत अहम है। ये तो अभी हमने 588 बिल्डिंग आइडेंटिफाई की जो कि डेंजरस और मोस्ट डेंजरस है। अच्छा, इसके अपने बड़े मसाइल हैं। इसके अंदर जो लोग हैं वो पगड़ी की बुनियाद पे रहते हैं, इसमें किराए पे रहते हैं, और इन तमाम, तो ये इस सर्वे में ये भी किया गया है कि हम उनसे पूरा डाटा ले रहे हैं जिसमें उनकी माली सूरत हाल भी सामने आए, जिसमें ये पता चले कि वो रेंट पे रह रहे हैं, वो पगड़ी के निज़ाम में रह रहे हैं, या वो बाकायदा मालिक हैं। तो हमने तो इसको सजेस्ट किया है कि प्रॉपर अथॉरिटी बनाई जाए, और अथॉरिटी बनाने के बाद इस काम को लॉन्ग टर्म भी किया जाए ताकि ये इस तरह के वाक़यात जो हैं वो दोबारा रौनुमा ना हो और लोगों को एक अच्छी रिहाइश मिल सके जो कि सस्टेनेबल भी हो, और वो 70 साल 80 साल के लिए वो बिल्डिंग्स जो है ना वो बने। फिर एक और, अब आप आ जाएँ दूसरी तरफ, वो इससे भी ज़्यादा मुश्किल, परेशानी का और ख़तरनाक काम है हम सब के लिए, वो है इल्लीगल बिल्डिंग्स, जो आपने अपनी थोड़ी देर इससे पहले गुफ्तगू में शायद सवाल भी किया था। वो उनकी तादाद तो अगर हम लाखों में है, कराची में लीगल बिल्डिंग लाखों में है। इल्लीगल गैर कानूनी
और बग़ैर नक्शा पास किए हुए, बग़ैर नक्शे के बनाए, वो लाखों में है। और अफसोस की बात है कि लोग अब भी ख़रीद रहे हैं। अब भी ख़रीद रहे हैं। और दूसरे अफसोस की बात ये कि अब भी बन भी रही हैं। और जो है ना, अब थोड़ा सा काम शुरू किया है बिल्डिंग कंट्रोल ने। अब अभी मैं जहाँ बैठा हूँ आपके साथ, इसके आप अतराफ़ में निकलेंगे तो यहाँ भी बनी हुई हैं और यहाँ भी बन रही हैं। ये तो बहुत ये मैं बहुत सादे अल्फाज में आपको बताऊँ, रिहायशी जो प्लॉट्स होते हैं उसके ऊपर जो तामीरात की जाती हैं, मिसाल देने के लिए आपको बता रहा हूँ कि 60 और 80 गज से लेके जो है वो 399 गज का जो प्लॉट होता है उसके ऊपर आप ग्राउंड प्लस 2 बना सकते हैं। उससे ऊपर की तामीरात नहीं कर सकते। यानी लॉ में लिखा हुआ है, ये बाकायदा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का जो 1980 और उसके बाद 2002 का जो KBTPR कहलाता है, कराची बिल्डिंग टाउन प्लानिंग रूल्स रेगुलेशन, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, हर चीज़ मौजूद है, पूरा कानून बना हुआ है। और उसमें जब अमेंडमेंट होती है वो भी उसका हिस्सा बनती है। 400 गज का प्लॉट 399 गज तक, तकरीबन 399 गज तक के जो प्लॉट हैं उस पर आप ग्राउंड प्लस 2 से ज़्यादा की तामीरात नहीं कर सकते। जबकि आपको मालूम है कि 60 गज पे, 80 गज पे, 40 गज पे 6 मंजिला इमारत बनी। ये भी जो इमारत गिरी है, ये भी इसकी इसको ग्राउंड प्लस 2 बनना चाहिए था, ये 5 मंजिल बनी हुई है। 3 मंजिल से ज़्यादा नहीं बन सकती थी क्योंकि ये रिहायशी प्लॉट पे बनी हुई थी। इसको भी कोई अप्रूवल तो दे देता होगा या? कोई अप्रूवल नहीं देता। ये 3 मंजिल अगर उसने लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंजिल की अप्रूवल लेगा, वरना ज़्यादातर ये होता है कि वो 3 मंजिल की भी अप्रूवल नहीं लेते, वो बग़ैर अप्रूवल की पूरी जो है ना ये बना देते हैं। और इसके बाद 400 गज, यानी कि 400 गज से लेकर जो रिहायशी प्लॉट है उसके बाद वो जितना बड़ा भी है वो ग्राउंड प्लस 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 400 गज से ऊपर 400 गज, यानी कि 400 गज और उससे ज़्यादा 500, 600, 1000 वो ग्राउंड प्लस 1 से ज़्यादा, यानी कि 2 मंजिल से ज़्यादा नहीं बन सकता। और अब जहाँ हम बैठे हैं यहाँ 400 गज के प्लॉट हैं और वो कई मंजिला जो है ना वो बने। और ये भी बुक की बात कर रहा हूँ, किताब की बात कर रहा हूँ, कानून की बात कर रहा हूँ, जो रूल्स रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। तभी आप कह रहे हैं कि कराची के अंदर लाखों बिल्डिंग गैर कानूनी हैं। लाखों, मैं नहीं कह रहा, ये बाकायदा सर्वे हुए हैं, ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं, CM चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट्स के अंदर मौजूद हैं और ये लाखों में है और ये रोज़ बन रहे हैं। और अगर इसको आपने देखना है तो आप कुछ भी ना करें, आप लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर जो है ना ड्राइव कर लें, उसके ऊपर चढ़ें तो आपको दाएं और बाएं नज़र आ जाएंगे। नदी के साथ साथ कई मंजिला ये लियाकताबाद में भी बनी हुई हैं, नाज़माबाद में भी बनी हुई हैं, फेडरल बेरिया में भी बनी हुई हैं, PIB कॉलोनी में भी बनी हुई हैं, लियारी बगदादी में भी, लियारी में भी बनी हुई हैं, हर पूरे शहर में। फिर ये कच्ची आबादियों में भी बनी हुई हैं। कच्ची आबादी के जो मकानात होते हैं या जो गोट आबाद के जो मकानात होते हैं वो भी 2 मंजिल से ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। वो आपको जो है ना पूरे दिल्ली कॉलोनी से लेकर चाहे वो कैंटोनमेंट्स की जुरिडिक्शन हो, वो उनमें भी आपको जो है ना 7 मंजिला 8 मंजिला आपको कानूनी है। ये कानूनी गोट आबाद जो है ना 2 मंजिल से ज़्यादा नहीं बन सकता। और वो भी 7-7, 8-8 साल मंजिला, और उसमें कमर्शियल एक्टिविटी भी नहीं हो सकती, ना कच्ची आबादी में हो सकती है ना गोट आबाद में हो सकती है। इस शहर को मुझे लगता है कि जानबूझ के तबाह किया जा रहा है। इस शहर को वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 50% आपने जो है कच्ची आबादी में तब्दील कर दिया है। तो जब आप इस शहर को कच्ची आबादी बनाना चाहते हैं, इसका मकसद है कि यहाँ पे आप लीगल काम को फ़रोग़ देने के बजाय इल्लीगल काम को फ़रोग़ देना चाह रहे हैं। और आप ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कच्ची आबादियों के अंदर और इल्लीगल आबादियों के अंदर क्या काम किए जाते हैं। वहाँ पे जो है ना नशे को बेचा जाता है, वहाँ पे जो है वो जुए के अड्डे बनाए जाते हैं, वहाँ पे शराब और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनको बेचने के लिए वो तमाम मतलब जितना गैर कानूनी काम है वो कच्ची आबादियों के ज़रिए चलाया जाता है। क्योंकि वहाँ कोई शनाख्त नहीं है, वहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं है, वहाँ पे कोई एड्रेस नहीं है। तो अगर हमने शहर को, और दुनिया में ये काम हो रहे हैं, ये नहीं कि नहीं हो रहे हैं, बांग्लादेश में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, कच्ची आबादियों को अब जो है ना हैबिटेट, हाँ वहाँ पे अब जो रेगुलराइज के साथ साथ वहाँ पे ये हो रहा है कि अगर कोई कच्ची आबादी है तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है ना कानून साजी की हुई है, तो उसमें कुछ हिस्से में वो प्रॉपर बिल्डिंग बनाते हैं और जो लोग वहाँ जिस कवर्ड एरिया पे उस कच्ची आबादी में रह रहे हैं उनको उसमें मुंतकिल किया जाता है। उनके बच्चों को वहाँ बाकायदा तालीम के, वहाँ पे रोज़गार के वो तमाम मौक़े फ़राहम किए जाते हैं ताकि वो एक बेहतर अच्छी ज़िंदगी
ज़िंदगी गुजार सकें, वो उस कच्ची आबादी से निकल सकें। हमारे यहाँ चूँकि आज तक अभी तक ये कानून नहीं बना है, हम इस पे बार बार बहैसियत आबाद के भी बार बार बात कर रहे हैं। KMC की कच्ची आबादियों के हवाले से, जो सिंध गवर्नमेंट की कच्ची आबादी का इदारा है उसके हवाले से हम समझते हैं कच्ची आबादी के इदारे ख़त्म होने चाहिए, गोट आबाद के ख़त्म होने चाहिए, लोगों को एक अच्छी रिहाइश मिलनी चाहिए। ये एक स्टेट की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। फिर आजकल जो मौजूदा मेयर कराची हैं वो बार बार ये कह रहे हैं, बल्कि वज़ीर आला भी, और सारे कि हम शहर को खूबसूरत करने जा रहे हैं, खूबसूरत करना चाहते हैं। तो खूबसूरती का ही पार्ट ये होगा ना कि आप इस तरह के गोटाबाद के इलाकों को थोड़ा सेट करने की कोशिश। बिल्कुल ठीक बात है। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक मास्टर प्लान की ज़रूरत है कराची को। कराची का कोई मास्टर प्लान ही नहीं है। जब तक ये आप मास्टर प्लान कराची का नहीं बनाएंगे, क्या बन सकता है इस कंडीशन के अंदर? बिल्कुल बन सकता। अब जो देखें, जो हुआ हुआ है उसी को आप बेहतर कर सकते हैं, और जो आपके पास ज़मीन मौजूद है वहाँ पे एक आप बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं कि यानी कि आपको पता हो कि कहाँ पे आपने रेजिडेंशियल एक्टिविटी करनी है। पूरी दुनिया में होता है, कहाँ पे आपने एजुकेशनल, अब आप देखें ना, स्कूल आपके रिहायशी मकानात में बने हुए। आज से 50 साल पहले तो जो गवर्नमेंट के स्कूल बनते थे और वो प्रॉपर बनते थे ना, वो स्कूलों के अंदर कोई प्ले ग्राउंड कुछ भी नहीं है। बस वो कैसे हो गए जब आप रिहायशी में 400 गज, 600 गज, 1000 गज, 200 गज के ऊपर कोई स्कूल बनाएंगे तो उसके बराबर में तो घर है। हमने और आपने जिन स्कूलों में पढ़ा है उसके अंदर जो है वो पूरे प्ले ग्राउंड्स होते थे, उसके अंदर वो तमाम एक्टिविटी होती थी जो किसी एक बच्चे की को चाहिए होती हैं। ये तो बच्चा वो उस स्कूल से निकलता है और उसके पास कोई एक्टिविटी करने की जगह, तो ये तो हम पूरी कौम को तबाह कर रहे हैं ना। हम बच्चों को, मैं अपनी अगर ज़ाती बात करूं, मैंने अपनी स्कूल लाइफ से हॉकी भी खेली है, क्रिकेट भी खेली है, कॉलेज से भी खेली है। क्यों खेली है? क्योंकि मुझे बेसिक चीज़ थी, मुझे बेस मिली थी ना उसकी, इसलिए मैंने ये तमाम काम किया। तो अब अभी जिस तरह भी हमें मालूम हुआ है कि कराची के मास्टर प्लान के ऊपर काम करना शुरू किया है इन्होंने, कोई 2 साल का इनका प्लान है, 2047 तक का ये मास्टर प्लान बना रहे हैं। कोई इंटरनेशनल फर्म है उसको इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है और ये काम हो रहा है। देखें, अल्लाह करे ये काम नतीजे तक पहुँचे। सही। अच्छा, तो पोर्शन के बारे में कहा जाता है कि ये इलीगल है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं फला तरीक़े से लीगल है, तो पोर्शन के बारे में आप क्या कहते हैं? मैं तो बिल्कुल बड़ी वाज़ेह बात करता हूँ, उसको पोर्शन माफिया कहता हूँ। ये एक बड़ी माफिया है जो नुकसान पहुँचा रही है पाकिस्तान की, कराची की मईशत को। ये कोई टैक्स नहीं देते। ये उसी तरह से बिल्डिंग कंट्रोल के कुछ अफसरान, कुछ उनकी निचले दर्जे के लोगों के साथ मिलके, कुछ मकामी पुलिस के साथ मिलके, इसी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके जो है वो ये पोर्शन माफिया पोर्शन बनाने का काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पोर्शन जो है रिहायशी प्लॉट्स के ऊपर, रिहायशी मकानात के ऊपर बनाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल इलीगल है, इनका कोई नक्शा पास नहीं होता, और अगर नक्शा पास भी होता है तो ग्राउंड प्लस 1 का नक्शा पास होगा तो उस पर 5 मंजिल बन जाएगी, 6 मंजिल, 7 मंजिल बन जाएगी। ग्राउंड प्लस 2 का नक्शा पास होगा तो 8 मंजिल बन जाएगी। तो ये बिल्कुल इंतहाई गैर कानूनी काम है। आबाद इसको जो है एक्सपोज करना चाहती है। आबाद अपने प्लेटफॉर्म से इसको बताना चाहती है लोगों को वो अपना नुकसान, क्योंकि ना आपको इसकी सबलीज मिलेगी और ना ही ये कानूनी तौर पे। अच्छा, फिर इसकी लाइफ भी नहीं है, क्योंकि जब आबाद का कोई मेंबर, कोई बिल्डर काम करता है तो वो उसके साथ जो है ना वो आर्किटेक्ट इन्वॉल्व होता है, आर्किटेक्ट प्लानिंग करता है, फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर इन्वॉल्व होता है जो उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है, फिर साइट पे एक इंजीनियर होता है, फिर उसमें जो है ना MEP का डिज़ाइन मौजूद होता है जिसमें प्लम्बरिंग और ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। उसके नतीजे में जाके वो बिल्डिंग खड़ी होती है जिसकी लाइफ 70-80 साल की होती है। और जो ये पोर्शन का काम हो रहा है इसकी लाइफ 10 साल भी नहीं है, 15 साल भी नहीं है। इसमें स्टील का जो गेज इस्तेमाल होना चाहिए वो गेज इस्तेमाल नहीं होता, गैर मेयारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल होता है। जबकि आबाद का जो मेंबर है, जो बिल्डर है प्रॉपर, वो मेयारी किस्म का मटेरियल इस्तेमाल करता है, वो कर ही नहीं सकता गैर मेयारी जो है ना मटेरियल। तो मैं समझता हूँ कि इस बात को आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए, आपके पॉडकास्ट के ज़रिए भी लोगों तक पहुँचाना चाहिए। ये हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है और इसके नतीजे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल को भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, कैंटोनमेंट्स को भी अपनी पूरी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। इस तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन को
मिटाना चाहिए, रोकना चाहिए और इन लोगों को के ख़िलाफ़ FIR काटनी चाहिए। और अभी हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें सईद गनी साहब जो कि बल्दियात के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात कही मीटिंग के दौरान भी और मिनट्स का भी हिस्सा बना कि अगर इसको कोई के इलेक्ट्रिक बिजली देगी तो उसके ख़िलाफ़ भी हम FIR कटवाएंगे। इसको अगर कोई वाटर बोर्ड पानी का कनेक्शन देगा इलीगल, उसके ख़िलाफ़ भी FIR कटवाएंगे। इसको कोई सब रजिस्ट्रार जाली तरीके से कोई डॉक्यूमेंट बनाएगा, उसके ख़िलाफ़ भी FIR कटवाएंगे। जो इसको बनाएगा उसके ख़िलाफ़ भी FIR कटवाएंगे। जो इसको ख़रीदेगा उसके ख़िलाफ़ भी FIR कटवाएंगे। तो इस तरह से इस काम को जो है ना रोकने के लिए वो तमाम तरीक़ेकार, और बिल्डिंग कंट्रोल का कोई आदमी जो इस काम का हिस्सा बनेगा और इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करेगा, अगर वो उसका काम विजिलेंस का है तो उसकी ज़िम्मेदारी है, उसका काम डेमोलिशन का है तो डेमोलिशन की ज़िम्मेदारी है, तो उसके ख़िलाफ़ भी FIR कटेगी। बाय लॉ मैंने आपको बताया कि तो किताब में मौजूद है कि आप कौन से प्लॉट पे क्या तामीर कर सकते हैं। ये आज़ाद नहीं है, ये कोई जंगल का कानून नहीं है कि जहाँ जो दिल चाहे बना लो। ना फुटपाथ छोड़नी है, ना क्या कहते हैं प्लॉट, कंपलसरी ओपन स्पेस होती है, हवा रोशनी की ज़रूरत होती है जो लोग उसमें रहते हैं। मुझे आप बताएं ना कि आप घर से बाहर निकल के जाएंगे, आपके 60 साल 70 साल 80 साल के वालिदैन हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, उनको हवा की भी ज़रूरत है, रोशनी की भी ज़रूरत है। खुदा न खास्ता आग लग जाए तो उनके निकलने के लिए रास्ता नहीं है। जब ये डिज़ाइन होता है ना तो इसमें तमाम चीज़ें रखी जाती हैं, ऑल्टरनेट स्टेयर केस रखी जाती है। अगर खुदा न खास्ता आग लगे तो उसको कैसे बुझा, वो पूरा तरीक़ेकार मौजूद होता है अगर लीगल बिल्डिंग बन रही। इलीगल बिल्डिंग, और फिर अभी तो मैं वो बात ही नहीं कर रहा कि अल्लाह ताला जो है ना उससे महफूज रखे कि खुदा न खास्ता अगर कोई ज़लज़ला आ जाए तो ये लाखों बिल्डिंगें आप टर्की में देख चुके हैं अभी पिछले सालों में, लाखों लोग उसके हादसे का शिकार हो गए। तो खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में या कराची में कोई ज़लज़ला आ जाए तो जो है ना ये लाखों लोग उस अमवात का शिकार होंगे। अच्छा, आज की ये पॉडकास्ट इंतहाई इन्फॉर्मेटिव रही और मैं आपको सच बताऊं तो मैं ख़ुद हिल के रह गया हूँ। सुनते तो थे लेकिन इधर उधर से सुनते थे। जब आप एक एसोसिएशन के नुमाइंदे से सुनते हैं, जाहिर सी बात है आप बहुत सारे अथॉरिटीज़ के फोरम में भी बैठा करते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ बेहतरी के इम्कानात हैं? देखिए, मैंने तो अब तक जो कुछ बताया या बयान किया है ये शायद बहुत कम है। मतलब इससे तो बहुत ज़्यादा हम इस पे बात भी कर सकते हैं और जो इसके मसाइल इश्यूज़ हैं उस पे भी हम, लेकिन ठीक है ज़ाहिर हम हमारे पास वक्त मुख्तसर होता है तो जितनी बात भी हम कर सकते। बात यह है कि इदारों ने मुझे लगता है जो इदारों की ज़िम्मेदारी होती है ना, उन्होंने वो काम करना छोड़ दिया है। अगर हम इसी कराची की तारीख़ में पीछे जाएं ना, तो यहाँ इदारे जब तक मौजूद थे, उनका वजूद था, तो ये सब काम ठीक हो रहे थे। एक मिसाल देने के लिए सिर्फ एक ही मिसाल दूंगा KDA की। KDA जैसे मैंने बताया शायद पहले भी कि 1900 समझ लें कि 57 में वजूद में आया और उसने अराउंड कोई 40-45 हाउसिंग स्कीम्स कराची को दी। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो कराची को ओन करते थे, जिन्होंने कराची ये ज़िम्मेदारियाँ लेते हुए इस बात का एहसास किया कि हम कराची को ओन भी करते हैं और कराची की ज़िम्मेदारी भी ले रहे हैं। जब उन्होंने कराची की ज़िम्मेदारी ली तो कराची को डिलीवर भी किया। ये वो लोग थे जिनके आबा व अजदाद पाकिस्तान आए थे हिजरत करके, और उन्होंने उस हिजरत जिस मकसद से की थी उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को, कराची की डेवलपमेंट को आप हैरान होंगे सुन के कि उनमें से किसी भी आदमी के ऊपर कभी करप्शन के इल्ज़ामात नहीं लगे। उसमें अगर आज मैं और आप या मेरे आबा व अजदाद जिन घरों के अंदर रह रहे हैं आज भी, अगर वो ये काम उस ज़िम्मेदारी से नहीं करते जो उन्होंने ज़िम्मेदारी ली थी, तो शायद हम किसी खैमों में रह रहे होते। ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आपसे ये बात कर रहा हूँ। और उसके बाद ये जब दौर बदला और उसके बाद आज ये सूरत हाल है कि लोग 30-40 साल हो गए हैं। इन्हीं अथॉरिटीज़ ने जब KDA को ख़त्म करके उसको तोड़ा गया और मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ बनाई गई, उसके नतीजे में 30 साल 40 साल हो गए, लोगों ने बिलियंस ऑफ रुपीज़ इन इदारों को दिए हुए हैं
उन्होंने इस हाउसिंग स्कीम्स की हुई हैं, उसका नाम चेसर टाउन हो, उसका नाम हॉक्स बे हो, उसका नाम मलिर हाउसिंग स्कीम 1 हो, उसका नाम शाह लतीफ़ टाउन हो, या इसी तरह की और भी स्कीम्स जिसमें बिलियंस ऑफ मनीज़ लोगों से लेके आम आदमी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और उसको जो है ना वो प्लॉट्स 25-25, 30-30 साल में नहीं मिल रहे हैं। तो जब वो नहीं मिलेंगे तो मुझे बताएं, जिस तरह से कराची में आबादी का दबाव 1957 से लेके, अगर आप सेंसस उठा के देख लें, हर सेंसस में जो 10-10 साल के बाद हुए, 80%, 70%, 50% आबादी का दबाव यहाँ पे आया। और आखिरी जो सेंसस आपके हुए हैं जिसमें कराची की आबादी को 2 करोड़ दिखाया गया है, जिसमें आबादी का जो इजाफ़ा दिखाया गया है वो 37% या 32% है, जबकि मेरे लिहाज से कराची की आबादी जो दिखाई गई है उससे 2 करोड़ अगर है तो ये 3.5 करोड़ से कम की आबादी नहीं है। तो इसका मतलब है वही इजाफ़ा, तो वही अगर पिछले 10-10 साल के डेकेड में सेंसस में इजाफ़ा 87% और 70% हो रहा है, तो ये आखिरी डेकेड में यानी कि बच्चे कम पैदा 17 में हुई है और अभी 2024 में हुई है, तो जो है वो कैसे जो है ना ये 32% पे आ गई। तो चूँकि दिखाई गई है ये 32% और ये हुई वही 70% और 80% है, तो ये आबादी यकीनन 3.5 करोड़ 4 करोड़ से कम नहीं है। तो 3.5-4 करोड़ के लिए आपके पास ना रहने के लिए घर हैं, तो फिर ये कच्ची आबादियाँ ही बननी है, और गोटाबाद में इसी तरह की जो है ना इजाफे होने, और लोगों को जो है ना इसी तरह गैर मेयारी जो है वो उनको रिहाइश मिलना, इसी तरह से हर चीज़ उनकी, यानी कि अगर आप देखें तो मिडिल क्लास का आदमी, लोअर मिडिल क्लास का आदमी फैमिली के साथ सड़कों पे नहीं चल सकता। फुटपाथ आपके सारे जो है ना वो इंक्रोच हुए हुए हैं, आपकी सर्विस रोड सारी इंक्रोच हुई हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट यह है कि कराची 50% कच्ची आबादी की शक्ल में चला गया है, तो वो बिल्कुल ठीक उनकी रिपोर्ट है। यह हमें और आप अपनी आँखों से रोज़ देख रहे होते हैं। अच्छा जी, अफजल साहब, बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट के अंदर, और मेरी ख्वाहिश ये है कि हम दोबारा फिर कभी करें, और आपसे तो मुझे लग रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स पे बातचीत हो सकती है। आपके साथ पूरी हिस्ट्री भी मौजूद है कराची की। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी आपसे, और आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अतर बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे खुली खुली गुफ्तगू करने का मौका दिया, और इंशाल्लाह फिर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।